नाज़रीन आदाब। 4 नवंबर 2021 मुताबिक 28 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के साथ लोगों के बढ़ते गुस्से और हाल के ज़िमनी इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने कहा है कि कल यानी जुमेरात से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर की शरह से एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ की जाएगी। वहीं डीजल के दाम कम होने से सभी सामानों की एक्सपोर्टेशन लागत कम होगी और आम सार्फिन को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मरकजी हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ है। अलीगढ़ के एक गाँव में जय श्री राम के नारा लगाने से इनकार करने पर 2 लोगों ने एक मुस्लिम नौजवान की मुबैना तौर पर पिटाई की और उसके साथ लूट भी की। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सर्कुलर ऑफिसर उतरौली एसपी सिंह ने बताया कि वाक़े के 2 दिन बाद मुतासरा नौजवान आमिर खान के वालिद की शिकायत पर हरदुआगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि कपड़े की कीमत पर तनाज़े के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। लखीमपुर खीरी के किसानों ने 3 अक्टूबर को होने वाले तशद्दुद के मामले को हल करने के लिए मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी की तरफ से की गई मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। INS की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर ने किसानों को मंगल के रोज अपनी रिहाइशगाह पर मीटिंग के लिए बुलाया था ताकि धान की खरीदारी से मुतालिक मसाइल और 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद के मामले को हल किया जा सके, जिसमें उनका बेटा आशीष अहम मुल्जिम है। सिख तंजीम के सदर जसबीर सिंह ने कहा है कि हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुलाकात के उनके घर न जाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का आगाज पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है और ये उनके लिए भी ज़ाती तौर पर फख्र का लम्हा है, क्योंकि वो इस तहरीक में शामिल होने वाली तीसरी नस्ल हैं। अयोध्या में दीपोत्सव में शिरकत के लिए बुध को राम की नगरी अयोध्या पहुंचे मिस्टर आदित्यनाथ ने यहां मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि जिस काम को दुनिया नामुमकिन कहती थी, अयोध्या में उस राम जन्मभूमि की तामीर के काम का आगाज करके उसे मुमकिन बना दिया गया है। उन्होंने इसे हिंदुस्तानी जमहूरियत की ताकत करार देते हुए कहा कि ये हिंदुस्तानी अवाम के अकीदत की जीत है। यूरोप के दौरे से वापसी के फौरन बाद मिस्टर मोदी ने बुध के रोज कम टीकाकारी वाली रियासतों के जिला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। इन अजला में 50% से कम लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है और बहुत कम लोगों को दूसरी खुराक मिली है। उनमें झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कुछ दूसरी रियासतों के 40 से ज्यादा अजला शामिल हैं। एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीनगर और शारजा के दरमियान बराह रास्त परवाजों को अपनी फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिससे मुसाफिरों को इजाफी वक्त लगेगा। जराये ने UNI को बताया कि वाडिया ग्रुप के जरिए चलाए जाने वाले गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजा के दरमियान वाहिद बराह रास्त परवाज 23 अक्टूबर को शुरू की गई थी, जिसे पाकिस्तान के शहरी हवाबाजी हुकाम ने अपनी फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत नहीं दी। आलमी इदारा WHO के तकनीकी ग्रुप ने हिंदुस्तान में तैयार करदा कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन को हंगामी हालात में इस्तेमाल के लिए मंजूरी की सिफारिश कर दी है। तकनीकी कमेटी की आज मुनक्किद हुई मीटिंग में कोवैक्सीन को मंजूरी की सिफारिश का फैसला किया गया। आलमी तंजीम की मंजूरी से दुनिया के दीगर ममालिक में इसकी मंजूरी मिलने का रास्ता आसान हो गया है। डॉक्टर शमीम निखत उर्दू फिक्शन अवार्ड 2021 की ज्यूरी की मीटिंग शुआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई, जिसमें शमीम निखत फिक्शन अवार्ड के सिलसिले में उर्दू के अहम फिक्शन निगार और फिक्शन नाक़िदीन के जरिए तजवीज़ करदा नामों में से ज्यूरी के मेंबरान प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर, प्रोफेसर शारिब रुदौलवी, डॉक्टर इशरत नाहिद, डॉक्टर रेशमा परवीन ने इस साल शमीम निखत उर्दू फिक्शन अवार्ड मशहूर फिक्शन निगार अब्दुस्समद को दिए जाने का फैसला किया। ये अवार्ड 13 नवंबर को 3 बजे कैफी आजमी अकादमी में मुनक़िद प्रोग्राम के दौरान जस्टिस शबीहुल हसनैन पेश करेंगे। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर वसीम अख्तर, चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर शहजाद अंजुम शरीक रहेंगे। इस मौके पर 5वां शमीम निखत मेमोरियल लेक्चर प्रोफेसर तारिक छतारी देंगे। साथ ही इस साल अवधनामा के बानी वकार मेहंदी रिजवी की बेमिसाल अदबी, सहाफती और समाजी खिदमात के सिलसिले में वकार मेहंदी रिजवी सहाफत और समाजी खिदमात अवार्ड कुलसूम मुस्तफ़ा तलहा को दिया जाएगा। ये अवार्ड 14 नवंबर 3 बजे कैफी आजमी अकादमी में मुनक़िद प्रोग्राम में डॉक्टर अम्मा रिजवी साबिक़ कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के जरिए दिया जाएगा, जिसकी सदारत मशहूर माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर मंसूर हसन खान करेंगे और मेहमान ज़ी वकार की हैसियत से डॉक्टर कौसर उस्मान, प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी, डॉक्टर
اسد عباس اور تقدیس فاطمہ شریک رہیں گے۔ اس موقع پر شرکاء وقار رضوی کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کریں گے۔ اردو اکیڈمی کے ذریعے دی گئی اطلاع کے مطابق اتر پردیش اردو اکیڈمی کو 1 جنوری 2021 سے 31 دسمبر 2021 کے درمیان طبع شدہ کتب برائے انعام 15 جنوری 2022 کو شام 5 بجے تک مطلوب ہیں۔ انعام کے لیے کتابیں مصنفین، مؤلفین، مرتبین، مترجمین یا ان کے ناشرین بھیج سکتے ہیں۔ انعام کے لیے داخل کتابوں پر مرتب کا کم از کم 21 صفحے کا مقدمہ شامل ہونا لازم ہے۔ انعام کے لیے داخل کتاب کے صفحات کی تعداد 112 سے کم نہ ہو اور ادب اطفال کی کتاب کے صفحات کی تعداد 60 سے کم نہ ہو۔ انعام کے لیے موصولہ کوئی بھی کتاب واپس نہیں کی جائے گی۔ بزم وقار ادب کی جانب سے اسلم جاوید ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ واقع کھدرہ میں جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت مرزا شارق لہرپوری نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض ابو ہریرہ عثمانی نے انجام دیے۔ تلاوت قاری حسنین رجولوی نے کی۔ مقرر خصوصی کی حیثیت سے مولانا ابو الحسن نے خطاب کیا، جبکہ زاہد آزاد نیپالی نے دعا موضوع پر بصیرت افروز بیان فرمایا۔ مہمان خصوصی بی ڈی نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ شورائے کرام میں مرزا شارق لاہرپوری، رفعت شہدہ صدیقی، عتیق صدیقی، عرفان لکھنوی، قمر سیتا پوری، قاری حسنین رجولوی، نصیر احمد نصیر، زاہد آزاد نیپالی، ڈاکٹر منصور حسن خان اور حامد لکھنوی کے نام شامل ہیں۔ ان کے علاوہ عاصم ملیح آبادی، مسعود احمد فہمی، محمد علی علوی، رضوان بسوانی، مجیب احمد محمود آبادی نے بھی نعتیہ کلام پیش کیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی کے 1 سالہ ڈپلومہ کورس کے سرٹیفکیٹ تمام طلبات کو محترمہ پرنسپل سحر حسین صاحب، سینئر انچارج صدر شعبہ اردو ڈاکٹر شبنم رضوی و استانی فرحین فاطمہ زیدی کے ذریعے تقسیم کروائے گئے۔ اس کے علاوہ مسز سیما عاقل، ڈاکٹر نگین احمد، ڈاکٹر جہاں آرا، ڈاکٹر سائمہ رفت، ڈاکٹر نصرت فاطمہ و دیگر اساتذہ بھی شریک رہیں۔ پرنسپل محترمہ سحر حسین صاحبہ نے اپنے کلمات سے طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ آوازنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق پوروانچل کے شیعہ علماء کے ایک گروپ میں شامل مولانا ابن حسن املوی، مولانا مظاہر حسین محمدی، مولانا عرفان عباس، مولانا ناظم علی وائز، مولانا شیخ شمشیر علی مختاری، مولانا جاوید حسین نجفی مبارک پوری، مولانا عارف حسین نے ایک مشترکہ بیان میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی شیعہ افراد کے خلاف ہردہ سرائی کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے غیر مستقل مزاج آدمی جس کو اس کے ہی ہم مسلک لوگوں میں کوئی خاص عزت و اہمیت نہیں ہے، شیعوں کے مجمع میں اعزاز سے نوازا جانا چہ معنی دارد۔ ہم مولانا سلمان ندوی کے حالیہ بیان کی پرزور الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہم تمام ادیان و مذاہب کے مقدسات کے سماجی حیثیت سے احترام کے قائل ضرور ہیں، مگر حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت AMU گرلز اسکول میں آزاد ہندوستان میں خواتین موضوع پر منعقدہ مضمون نویسی مقابلے میں 10ویں جماعت کی شفالی سنگھ کو فاتح قرار دیا گیا، جبکہ 10ویں جماعت کی مدیحہ انیس اور 9ویں جماعت کی زویا امجد نے بالترتیب دوم سوم انعام حاصل کیا۔ ناز عشرت کو حوصلہ افزائی انعام دیا گیا۔ عظیم مجاہدین آزادی کے موضوع پر مضمون نویسی میں 8ویں جماعت کی ویشنوی نے اول انعام اور شیئن عمران نے دوم اور عالیہ ظفر نے سوم انعام حاصل کیا، جبکہ 6ٹھی جماعت کی فاطمہ زہرا کو حوصلہ افزائی انعام دیا گیا۔ حب الوطنی پر مبنی نغمے کے مقابلے میں جونیئر زمرہ میں سارا خان تومر نے اول، انشکا اٹل نے دوم، مدیحہ خانم نے سوم اور سبیحہ خان نے حوصلہ افزائی انعام حاصل کیا۔ پوسٹر سازی مقابلے میں جونیئر زمرے میں تذکرہ جنت کو اول، سنجنا کشیپ کو دوم اور پریا گوتم کو سوم اور آفرین کو حوصلہ افزائی انعام دیا گیا۔ دیوبند میں شہر کے محلہ فولاد پورہ میں بند مکان کا تالا توڑنے پہنچے کانگریس لیڈر سمیت 2 لوگوں کی خواتین نے پٹائی کر دی۔ اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے خواتین سے مذکورہ لوگوں کو چھڑایا۔ خواتین نے کانگریس لیڈر پر فائرنگ کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ تفصیل کے مطابق محلہ فولاد پورہ میں قریب 20 روز پہلے زچہ بچہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس معاملے میں متوفی خاتون کے اہل خانہ نے محلے میں ہی رہنے والی ایک دائی کے خلاف تحریر دی تھی، جس کی وجہ سے دائی گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی، جبکہ پولیس نے اس کے گھر پر تالا لگا دیا تھا۔ متوفی خاتون کی دیورانی شہزادی نے بتایا کہ کانگریسی لیڈر ایک شخص کے ساتھ مل کر بند مکان کا تالا توڑ رہا تھا۔ جب انہوں نے اس پر اعتراض کیا تو مذکورہ لوگوں نے ان سے گالی گلوچ شروع کر دی اور فائرنگ بھی کی۔ سنبھل میں سماجوادی پارٹی اراکین نے آج شہر کے اہم چوراہوں پر لوگوں کو مٹی کے برتن استعمال کرنے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر ہم دیسی اشیاء کو استعمال کریں تو اس سے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ملک کے اقتصادی حالات کافی خراب ہیں، جس کا اثر عوام پر پڑ رہا ہے۔ اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ دیوالی کے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ ایسی اشیاء استعمال کریں اور بیرونی چیزوں خاص کر چینی سامان کو ہرگز نہ خریدیں۔ چینی سامان کی آمد نے دیسی اشیاء کو نقصان پہنچایا ہے، مگر اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے ملک کو سربلند کیسے کریں، اور اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم چینی اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور اپنے ملک کی بنائی ہوئی سامان کو فوقیت دیں، تبھی ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔
समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अपने चचा व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरबराह शिवपाल सिंह यादव को दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि चचा को पहले के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा एहतराम देकर उनकी पार्टी से इत्तेहाद किया जाएगा। अवधनामा के जहांनुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी रहनुमाओं ने 2030 तक जंगलात की कटाई को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर के अज़्म का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वादा माहौलियाती ग्रुप्स के शुकूक व शुबहात के साथ सामने आया, जिनका कहना था कि कुर्रे अर्ज़ को बचाने के लिए मजीद फौरी कार्रवाई की जरूरत है। समिट की मेजबान ब्रितानवी हुकूमत के मुताबिक इस अहद को तकरीबन 20 अरब डॉलर की सरकारी और निजी फंडिंग की हिमायत हासिल है और 100 से ज्यादा रहनुमाओं ने इसकी तौसीक की है, जो दुनिया के 85% से ज्यादा जंगलात की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें अमेज़न के बरसाती जंगल, कनाडा का शुमाली बोरेल जंगल और कांगो बेसिन बरसाती जंगल शामिल हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के साबिक वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के उस बयान पर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एतराफ किया था कि इसराइल हकीकी मानों में अमरीकी कांग्रेस का मालिक था। मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि इसराइल माजी में नहीं बल्कि अब भी अमरीकी कांग्रेस का मालिक है। याद रहे कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने कल इस रात से पर्दा उठाया था कि माजी में अमरीकी कांग्रेस पर इसराइल का कंट्रोल था। ट्रंप ने कहा था कि 10 से 15 साल पहले तक अमरीकी कांग्रेस पर इसराइल का कंट्रोल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फलस्तीनी खानदानों ने यहूदी आबादकारों की तरफ से यरूशलेम से उनके बेदखली में ताखीर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि गैर मुनसिफाना मुआहदे पर सर तस्लीम खम करने के बजाय वो अपनी हालत जार के बारे में बैनुल अक़वामी सतह पर बेदारी पैदा करने के लिए फिलिस्तीनी सड़कों का रुख करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुज़श्ता माह पेश की गई तजवीज़ से उन्हें महफूज किरायादार बना दिया जाता, जिससे वो कम अज कम अगले 15 सालों के लिए किसी भी बेदखली या मिसमार किए जाने के हुक्म को रोक दिया जाता। इस मुआहदे से ये खानदान इसराइली अदालतों में अपने केस पर बहस जारी रखने के काबिल होते, लेकिन उन्हें कम अज कम आर्जी तौर पर आबादकारों की जायदादों की मिल्कियत के तस्दीक करने पर मजबूर कर दिया जाता, जिससे खानदानों का मुकदमा आगे बढ़ने से कमजोर हो सकता है और आबादकारों को किराया अदा करना पड़ता। मंगल के रोज मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी नायब वजीर खारजा के मुआविन जूडी हुड का कहना था कि जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने के पाबंद हैं ताकि आलमी मईशत को गैर मुस्तहकम होने से बचाया जा सके। उन्होंने बावर कराया कि सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अस्करी वजूद को खत्म करने का इरादा नहीं रखते। उनका कहना था कि खित्ते में हमारी मुस्तकिल फौजी मौजूदगी 70 बरस से ज्यादा अरसे से है, ये बुनियादी हकीकत हरगिज तब्दील नहीं होगी। इथियोपिया की वज़रा काउंसिल ने मुल्क भर में फौरी तौर पर हंगामी हालात का निफाज कर दिया है, जबकि बागियों ने दावा किया है कि वह दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इथियोपिया के सरकारी मीडिया ने बताया कि हंगामी हालत नाफिज करने का मकसद अवाम को दहशतगर्द ग्रुपों से तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिनकी जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद किया जा रहा है। उनका कहना था कि जंग के इम्कानात थे, क्योंकि इथियोपिया की हुकूमत ने जोन में टिग्रे में इंसानी बुनियाद पर इमदाद और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी, जो अब तक जारी हैं। हालांकि तशवीशनाक हालात की खबरें आ रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस जंग ने इंसानी बहरान पैदा कर दिया है, जहां लाखों लोग कहत की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।